जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को। यह जो क्वेश्चन पेपर है 31 जनवरी 2021 को हुआ था और यह हमारा इस पेपर का सेकंड पार्ट है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सीडीपी के जो फर्स्ट पार्ट होता है सीडीपी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसे देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और चौथे पार्ट में हम भाषा 1 के हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पांचवी वीडियो में भाषा 2 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम एनवायरनमेंट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट का जो एग्जाम है 2021 का, यह है 16 दिसंबर से होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ दोस्तों MP टेट, UP टेट, CG टेट, रीट या फिर एनी टेट एग्जाम जहां पर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जो टेट का सिलेबस होता है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसका जो सिलेबस होता है लगभग जितने भी स्टेट हैं सभी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है यहाँ पर। तो लगभग एक से ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। थोड़ी जो आपका प्राइमरी लेवल होता है, तो प्राइमरी लेवल में यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में होता है MP टेट वर्ग 3 और ये जो सी टेट का पेपर 1 होता है, तो इसका लेवल बिल्कुल सेम रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं रहता है। तो आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर UP टेट अभी होने वाला है, UP टेट में आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर जब भी पार्ट 3 अपलोड हो या फिर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं। संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, UT हम इसे बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी इसे हम बोलते हैं। वर्तमान में यदि हम संघ शासित प्रदेशों की बात करें, यदि UT की बात करें, तो वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 UT हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। कौन कौन से हैं तो ये बाद में चर्चा करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है। लद्दाख है, बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू हो जाता है। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय भारत में 29 राज्य और कितने 9 केंद्र शासित 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन जब धारा 370 को हटाया गया तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, एक आपका लद्दाख और दूसरा जम्मू। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मणिपुर, यह बात करें तो यह भारत का एक राज्य शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। मणिपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, मणिपुर की बात करें दोस्तों तो मणिपुर की राजधानी क्या है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जो राज्य हैं वो कच्चे तेल के उत्पादक हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे, हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर बिहार और बॉम्बे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, कौन से हैं कच्चे तेल के पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, तो गुजरात और तमिलनाडु जो है ये 2 राज्य हैं भारत के जो कि पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। भारत की ज़रूरत का अधिकतम जो पेट्रोलियम होता है वह विदेशों से मंगवाया जाता है। इसमें सऊदी अरब है, ईरान है, अमेरिका जैसे देशों से भी पेट्रोलियम का आयात भारत में किया जाता है। भारत की ज़रूरत का बहुत कम पेट्रोल ही भारत में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, लेकिन गुजरात और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जिनके समुद्रों में, तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। हमारे देश का संविधान है जो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की जो प्रतिमा है, यह नर्मदा नदी में कहाँ पर स्थापित की गई। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका
डैम है, ठीक है, सरदार सरोवर डैम है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर 182 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची विश्व की प्रतिमा स्थित है, ठीक है। ये भी आपको कहाँ पर है, मानेसर में, तो ये भी आपको याद रखना है, मानेसर गुजरात। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान के नेतृत्व, संविधान के पितामह, संविधान का पिता इन्हें ही माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के कार्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। डबल ऑप्शन सिस्टम है, यहाँ पर 3 सही होंगे, बाकी आपका एक जो है गलत होगा। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पौधे को सहारा देना, यह भी पौधे का कार्य होता है। ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, भंडार करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखते हैं। ह्यूमस प्रदान करना यह पौधों का काम नहीं है, बल्कि जो पौधों के द्वारा पत्तियां निकलती हैं, डंठल वगैरह जो होते हैं वह सड़ते हैं, उसके बाद में वो ह्यूमस का रूप लेते हैं, ठीक है, वो जीवाश्म बनते हैं, लेकिन पौधों का यह कार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए, सी और डी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, ए, सी और डी, ये तीनों काम पौधों के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का, और ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, बिल्कुल पोचमपल्ली भारत के दक्षिण में स्थित है, जो सुंदरता और डिजाइन की गई चादर, चमकदार चादरों की, पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, उस बुनाई का नाम भी पोचमपल्ली बुनाई ही है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, यह कस्बा किस राज्य में है, तो यह कस्बा है दोस्तों कहाँ पर, तेलंगाना में। यह पहले कर्नाटक का भाग हुआ करता था, लेकिन अब यह तेलंगाना का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, चैनल पर सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और ये जो चैनल है, चैनल पर लगभग 50 क्लासेज एनवायरनमेंट की अपलोडेड हैं पहले से, तो आप उन 50 क्लासेज को देख सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, और वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी कुछ सीरीज हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। कुछ वीडियोस के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनवायरनमेंट की यदि आप वीडियोस देखते हैं तो लगभग एनवायरनमेंट के 30 में से 30 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं यदि सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं। इसके अलावा पेडागोजी है तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, उसकी भी है। मैथ्स है तो मैथ्स की भी यहाँ पर पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड है, चैनल पर वीडियोस अपलोड है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर युग्म है जिसमें लौह पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, या फिर बंद गोभी, आंवला, पालक। तो सबसे प्रचुर मात्रा में आयरन लौह पदार्थ पाया जाता है किसमें, आंवला, पालक और गुड़ में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। हमारी मतलब इंसानों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की जो चीज़ें हैं वह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होगा यहाँ पर, तो हम सभी जानते हैं सबसे पहले तो बाज की नज़र बहुत ही तेज होती है। आपने बाजीराव मस्तानी में एक डायलॉग भी सुना होगा, कुत्ते की चाल बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं किया करती। तो वहाँ से यह सिद्ध होता है कि बाज की नज़र जो है वह सबसे तेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बाज किसमें है, बाज, चील और गिद्ध। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाज, चील और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिनकी नज़र सबसे तेज होती है। पक्षियों में ही नहीं बल्कि जानवरों में ही इनकी नज़र सबसे तेज मानी जाती है, ठीक है, बाज, चील और गिद्ध की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो किस राज्य में इस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा असम। असम में इस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। असम की जो ज़मीन होती है वह कह सकते हैं खुरदरी होती है, कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई, ठीक है।
कहीं जंगलों में आपके मकान मिलेंगे, कहीं पहाड़ों पर आपके मकान मिलेंगे, इस प्रकार से मकान देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से पहले एक बेस बना दिया जाता है, बेस तैयार कर दिया जाता है बांसों की लकड़ी से, उसके ऊपर आपका मकान बना दिया जाता है। ठीक है, असम ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर। यहाँ पर यह मैप से क्वेश्चन हो जाता है, यदि आपको इनकी स्थिति पता है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्या लिखा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, इनकी दिशाएं आपको बतानी है कि दिल्ली के सापेक्ष में क्या हुई। तो सबसे पहले तो हमें दिल्ली पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पर ये हम यदि बात करते हैं, इस प्रकार से हम भारत का एक नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, क्या था नक्शा बनेगा, ठीक है, बिना नक्शा से यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की स्थिति देखते हैं। ये दिल्ली की स्थिति हो जाती है यहाँ पर। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है गुजरात का गांधीनगर, और पटना की बात करें तो दिल्ली के सापेक्ष यहाँ पर कहीं आ जाएगा आपका पटना। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, उत्तर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है, और ये हमारा पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गांधीनगर है यह हो जाएगा कहाँ पर, पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, और जो हमारा पटना है यह हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, देखते हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 में ये स्थित है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसकी स्थिति हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने टमाटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। ये आपको बताना है किसने टमाटर के पौधों में मटर के पौधों में प्रयोग किया था और बताया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे बौने, पीले या फिर हरे आदि। तो किसने यह प्रैक्टिकल किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ग्रोगर जोहन मेंडल। इनके द्वारा यहाँ पर द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार एनवायरमेंट पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों में से एक है। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर, चीज़ें। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें भी डबल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान। बात करते हैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान दर्ज नहीं करनी चाहिए और निर्णय वाले कथनों को लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, उपाख्यान अभिलेखों में। नेक्स्ट है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। आप एक शिक्षक हैं और एक एकीकृत एक समावेशी कक्षा है, कह सकते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्र बैठे हैं, एकीकृत कक्षा है एनवायरमेंट की। आप इसमें कैसे योजना बनाएंगे। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक जो है अधिक ज्ञान पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय के क्षेत्रों को हम मिलाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो 3 ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों, पुनीत एक शिक्षक है और इसने क्या किया है, अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है। मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा गया है। अब पुनीत ने क्या किया है कि उसे भोजन विषय पढ़ाना है, लेकिन उससे पहले छात्रों से वह पाचन तंत्र बनाने को कहता है। अब इसमें पुनीत का क्या उद्देश्य हो सकता है, उस शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है पुनीत का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रचनात्मक आकलन के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, बीच बीच में कॉल आ जाते हैं और ये ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पर,
हाँ, रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट। यह जो है यह नहीं होना चाहिए, यह रचनात्मक आकलन के लिए यह कथन सही नहीं होगा, मतलब यह नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये जो 3 कथन हैं ये आपके रचनात्मक आकलन के लिए बिल्कुल सही यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित, स्मिता एक शिक्षिका है और यह अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता, रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अब रूढ़िवादी छवियाँ क्या होती हैं, तो कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं, ऐसी कहावतें होती हैं या फिर ऐसे विचार होते हैं जो प्राचीन काल से या फिर पहले से चले आते हैं। हालांकि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है, ठीक है, चले आते हैं, लेकिन लोग वर्तमान में भी उन्हें मानते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये रूढ़िवादी प्रथाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो स्मिता इसी लैंगिक विषमता को और रूढ़िवादी छवि के प्रति जो है संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, क्या उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो उसे रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, या फिर एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। तो वैसे तो ये काम किए जा सकते हैं, ठीक है, सभी काम किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उपर्युक्त होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। एक छात्र की माँ है जो ऑटो चालक। सबसे पहले तो यही एक रेयर बात होगी यहाँ पर कि महिला है। महिलाएं अक्सर अपने समाज में देखा होगी महिलाएं ऑटो चालक नहीं होती हैं, बहुत कम ही, या फिर मैं यदि अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में किसी महिला को ऑटो चलाते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो यही एक जो मानसिकता है हमारे समाज में बनी हुई है कि महिलाएं ऑटो नहीं चलाती हैं। तो यदि कोई शिक्षिका ऐसा करती है, किसी की माँ को बुलाती है कक्षा में, तो यह सबसे अच्छा उदाहरण इसका पेश होगा। और इसमें रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं और लैंगिक विषमता है, तो लैंगिक विषमता को कम करने में भी सहायता मिलेगी और इस रूढ़िवादी सोच को भी यह बहुत हद तक उसे नेगलेक्ट करेगा, उसे ख़त्म करने में इसका जो है मदद करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कक्षा 5 में एक समयन नामक बालक है। ठीक है, समयन एक बालक है, आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। समयन अगर ऐसा नहीं करता है तो इससे हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा। तो हम इसके आंसर की बात करते हैं और जो आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कर ही करेक्ट हो जाएगा। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। ठीक है, यदि इससे भी काम नहीं चलता है तो उसके घर में उसके माता पिता से बात करेंगे कि आखिर समयन जो है वह ऐसा क्यों करता है, अपने गृह कार्य को या फिर कार्य को नहीं कर पाता है। यदि घर की कोई परेशानी होगी तो उससे बात करके इस मुद्दे में इसमें जो है इसका निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना होगा यदि हम टीचर बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान मतलब डीजल वाहनों का जो प्रयोग है वह निषिद्ध होना चाहिए। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित किया जाता है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाता है, इसका आंसर देखते हैं हम डायरेक्ट क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। यदि हम ऑप्शन को रीड करेंगे यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। यदि मुस्कान परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए इस विषय पर वाद विवाद करती है, तो छात्रों को जो है कई दृष्टिकोण की सराहना में करने में यह मदद करेगा। यह ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है ईबीएस में मानचित्रण कौशल। ईबीएस में मानचित्रण कौशल क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है। ठीक है, तो लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। मानचित्रण यदि किस नक्शे का जो एटलस है उसका नॉलेज है किसी छात्र में तो उसकी किस प्रकार से यह मदद कर सकता है। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्ड कौशल को विकसित करता है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये,
जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए स्थानों की, इसमें जो पहले का एक क्वेश्चन था दिल्ली के सापेक्ष में जो गांधीनगर और पटना की स्थिति पूछी गई थी, यदि आपको या फिर किसी भी छात्र को मैप का नॉलेज होता तो बहुत आसानी से वह उसकी स्थिति बता देता। ठीक है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की प्रकृति सहायक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ईवीएस की प्रकृति किसमें सहायक है? पाठ्याचार्य के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में यह सहायक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या फिर अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, उसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यक्रम पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कथन है, इनमें से सही कथन कौन कौन से होंगे? तो डायरेक्ट सही आंसर की बात करते हैं और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, ए, सी और डी। यदि यहाँ पर यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, बिल्कुल, और यह शिक्षार्थियों की कुल 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी होगा। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके करेक्ट हो जाए। आपकी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी स्थान का क्षेत्र भ्रमण किया जाता है तो यह क्या है? सापेक्ष तौर पर जो छात्र होंगे सापेक्ष तौर पर सीखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले तो वो अपनी आँखों के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आँखों से देखेंगे और सीखेंगे, कान से सुनेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा जो है, इकरा एक शिक्षिका जो है, टीचर है, अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न करने की युक्ति के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि यह जो है छात्रों में कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है? तो तोरंग का अर्थ जो है किसमें? झारखंड। झारखंड में तोरंग का अर्थ जो होता है जंगल होता है, ये आपको याद रखना है। झारखंडी में जंगल को तोरंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका घर X पर स्थित है और आपका स्थान Y पर स्थित है। अद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, परंतु हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि एक राजमार्ग है और राजमार्ग पर चलना आसान बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? तो हम मुड़ के जाते हैं। ठीक है, दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले छात्र क्या करता है? ये पहले अपने ठीक दक्षिण में चलता है 125 किलोमीटर। यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दक्षिण में चला देते हैं। ये हमारी मान के चलते दक्षिण दिशा है। यदि आप मैप बनाते हैं, यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर साइड को उत्तर माने, उसके नीचे दक्षिण माने, राइट को पूर्व माने और जो लेफ्ट है उस साइड को आप क्या मान सकते? पश्चिम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर को उत्तर मान लिया है, नीचे दक्षिण मान लिया। अब ऐसे 125 किलोमीटर हमने चला दिया है दक्षिण में। फिर क्या करते हैं? दक्षिण से ठीक पूर्व की तरफ मुड़ जाता है और यहाँ पर 100 मीटर चलता है, तो इसे हमने 100 मीटर बढ़ा दिया है आगे। ठीक है, 100 मीटर चला दिया। अब यहाँ से क्या करता है? यह पूर्व से भी मुड़ जाता है, उत्तर में ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और 125 मीटर यह चलता है। अब कहाँ पहुँच गया? तो अपनी सापेक्ष जो इसका बाय बिंदु थी, यहाँ एक्स बिंदु थी, अब यहाँ से बाय बिंदु के लिए है मात्र 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर इसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 100 मीटर पूर्व, 100 मीटर ठीक पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है। यह आपका मैथ से यहाँ पर लगभग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यह रेलगाड़ी 10:30 बजे
नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को, 4 जून को स्टार्ट हुई गाड़ी और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंच जाती है। समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर की जो दूरी है तय करती है। औसत चाल क्या है ये हमें बतानी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर घंटा देख लेते हैं, कितने घंटा का समय लगा। तो 4 जून को 10:30 बजे चली थी और 5 जून को 10:30 बजे हो जाते हैं 24 घंटे, और 6 जून को 10:30 बजे हो जाए, 4:30 बजे हो जाएंगे हमारे 10:30, और यहाँ पर 2 घंटे 6 घंटे प्लस हो जाते हैं कितने घंटे, 30 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर 1145 हम 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 9 बचे 2 3 8 24 38 पॉइंट कुछ यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 38.5 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी तो कम से कम होती है जो अंडे देती है, लेकिन एक से अधिक रानी मक्खी भी हो सकती हैं किसी भी छत्ते में। ठीक है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। बिल्कुल, वर्कर्स होती हैं, उन्हें हम मजदूर मधुमक्खियों के नाम से बोलते हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, सही नहीं होगा। तो नर मधुमक्खियाँ जो होती हैं, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि नर मक्खियाँ जो है छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि इनका एक ही कार्य होता है प्रजनन का। ये रानी मक्खी के साथ प्रजनन करते हैं, संभोग करते हैं, फिर प्रजनन होता है, और केवल मधुमक्खियों की तादाद को यह बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, इस वीडियो का, और ये EBS का लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, लिखा हुआ है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो ऐसा नहीं है, यह कथन ही गलत होगा एक प्रकार से, क्योंकि मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना की जा सकती है अगर भोजन मीठा हो। ठीक है, बहुत से पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जो मीठे होते हैं, उसमें मिर्ची का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसकी कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ये कथन सही नहीं होगा। इसे व्यापारी कहाँ से लाए थे हमारे देश में, ये महत्वपूर्ण है, तो ये हमें बताना है। तो मिर्ची हमारे देश में लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी, ये लाई गई थी दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अधिक वीडियो के चैनल को विजिट करें, ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देख पाएँ। धन्यवाद।